हम्म। हम सभी को अक्सर ऐसा लगता है ना कि हम इंसान झूठ पकड़ने में बहुत माहिर हैं। मतलब कोई भी ये मानना नहीं चाहता कि उसे आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल। ये इंसान की फितरत है। राइट। लेकिन विज्ञान कुछ और ही कहता है। मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी जो बताती है कि एक औसत इंसान केवल 56% बार ही झूठ पकड़ पाता है। मतलब 56%। जो कि देखा जाए तो एक तरह से। एक सिक्का उछालने के बराबर ही है ना। किसी के सच या झूठ का फैसला करने के लिए एक कॉइन टॉस करना भी लगभग उतना ही सटीक है। तो आखिर हम चूक कहाँ रहे हैं? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल। और इसीलिए आज हम जिस स्रोत का इस गहन विश्लेषण में अध्ययन कर रहे हैं उसका नाम है अनमास्किंग द ह्यूमन सोल, द आर्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज। और इस पूरी चर्चा का जो मिशन है वो बहुत स्पष्ट है। हाँ, ये समझना कि कैसे हम कुछ ही मिनटों में किसी भी इंसान को एक खुली किताब की तरह पढ़ सकते हैं। एग्जैक्टली। और वो भी बिना उस इंसान का एक भी शब्द सुने। हम्म। ये जो 56% वाला आंकड़ा आपने बताया ना, ये सच में हमारी आंखें खोलने के लिए काफी है। बिल्कुल है। इस स्रोत के अनुसार हम इसलिए धोखा खाते हैं क्योंकि हम गलत जगह सुराग ढूंढ रहे होते हैं। मतलब हम शब्दों के जाल में उलझे रहते हैं। हाँ, हम हमेशा ये सुनने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला कह क्या रहा है। राइट। जबकि सच ये है कि कोई इंसान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, अपनी भावनाओं को कितनी भी गहराई में क्यों ना दबा ले, उसका अपना ही शरीर, उसकी आंखें और उसके अनचाहे मूवमेंट्स असली कहानी बयां कर देते हैं। हम्म। और ये कोई मनगढ़ंत बात या माइंड रीडिंग का कोई जादुई खेल नहीं है। ये एक पूरी तरह से प्रमाणित विज्ञान है। जो फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी पर आधारित है, राइट? बिल्कुल। यही वो सटीक तकनीक है जिसका उपयोग एफबीआई और दुनिया की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसियां करती हैं। क्या बात है। और मुझे लगता है यही बात इस विषय को इतना दिलचस्प बनाती है। मतलब हम इंसान पूरी तरह से शब्दों के गुलाम बन चुके हैं, है ना? हाँ, कह सकते हैं। जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान बस इसी बात पर होता है कि सामने वाला क्या कह रहा है। हम सुनते तो हैं, लेकिन हम असल में उसे देखते नहीं हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। स्रोत में एक बहुत ही कड़वी सच्चाई लिखी है कि 99% लोग अपनी पूरी जिंदगी एक तरह के ऑब्जर्वेशन ब्लाइंडनेस में गुजार देते हैं। मतलब देखने के अंधेपन में। राइट। उनके सामने सच्चाई नाच रही होती है, लेकिन वे उसे डिकोड ही नहीं कर पाते। और इसका कारण हमारे दिमाग की वायरिंग में छिपा है। बचपन से ही हमें शब्दों पर भरोसा करना सिखाया जाता है। ग्रामर, वोकैबुलरी, बात करने का सलीका। हाँ, स्कूल में तो यही सब सिखाते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन अगर हम इवोल्यूशन या विकासवाद के नजरिए से देखें तो भाषा बहुत बाद में आई है। लाखों साल बाद। हाँ, भाषा से लाखों साल पहले इंसान और हमारे पूर्वज सिर्फ शारीरिक संकेतों के जरिए ही संवाद करते थे, अपनी बॉडी लैंग्वेज से। अच्छा, तो ये हमारे अंदर गहराई तक बसा हुआ है। बिल्कुल। इसलिए जब सर्वाइवल या असली भावनाओं की बात आती है ना, तो हमारा शरीर शब्दों से कहीं ज्यादा तेज और सच्चा होता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि संवाद में शब्दों का हिस्सा बहुत ही कम होता है। शायद 93% का कोई नियम है। एल्बर्ट मिराबिया का नाम अक्सर इसके साथ जोड़ा जाता है। हाँ, एल्बर्ट मिरेबिया की रिसर्च। राइट। कि 93% संवाद बिना शब्दों के होता है और सिर्फ 7% शब्दों का खेल है। लेकिन क्या ये आंकड़ा हर तरह की बातचीत पर लागू होता है? नहीं। क्योंकि मैं सोच रही थी, अगर मैं किसी से पूछूं कि निकटतम मेट्रो स्टेशन कहाँ है, तो वहां 93% बॉडी लैंग्वेज का तो कोई मतलब नहीं बनता ना। ये एक बहुत ही शानदार पॉइंट है। और यही वो जगह है जहां अक्सर लोग पॉप साइकोलॉजी के जाल में फंस जाते हैं। अच्छा। हाँ, मिरेबिया की रिसर्च को अक्सर गलत तरीके से पेश किया जाता है। उनका ये जो 93% का नियम है, वो हर साधारण बातचीत पर लागू नहीं होता। ओके, तो ये कब लागू होता है? ये नियम सिर्फ और सिर्फ तब लागू होता है जब शब्दों और भावनाओं के बीच विरोधाभास हो। विरोधाभास। मतलब जब कोई कहे कुछ और रहा हो, लेकिन उसका शरीर कुछ और कह रहा हो। सटीक। मान लीजिए कोई व्यक्ति दांत पीसते हुए और अपनी मुट्ठी भींचते हुए कह रहा है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे कोई गुस्सा नहीं आ रहा। ऐसा तो बहुत लोग करते हैं। राइट। तो यहां उसके 7% शब्द कह रहे हैं कि वो शांत है, लेकिन उसकी 93% बॉडी लैंग्वेज चीख चीख कर बता रही है कि वो गुस्से में है। हाँ, वो साफ दिखता है। तो हमारा दिमाग इस स्थिति में हमेशा उस 93% नॉन वर्बल संकेत पर ही विश्वास करेगा, क्योंकि शब्द आसानी से गढ़े जा सकते हैं। बिल्कुल।
झूठ बोलना आसान है। एग्जैक्टली कोई भी इंसान अपनी सुविधानुसार शब्दों का एक खूबसूरत पुलिंदा तैयार कर सकता है, लेकिन सच्चाई हमेशा उन छोटे छोटे शारीरिक संकेतों में दबी होती है जिन्हें कंट्रोल करना इंसान के बस के नहीं होता। ये बहुत ही तार्किक है। तो अगर शब्द झूठ बोल सकते हैं और शरीर सच उगलता है, तो इसके पीछे का विज्ञान क्या है? विज्ञान बहुत सीधा है। मतलब मान लीजिए कि मेरे सामने एक बहुत ही शातिर इंसान बैठा है, वो शब्दों का जादूगर है, बहुत ही मीठा बोल रहा है, तो उसका शरीर उसे कैसे धोखा दे देगा? ऐसा क्यों होता है कि हम झूठ बोलते समय अपने शरीर को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाते? इसके पीछे दो बहुत ही मजबूत वैज्ञानिक कारण हैं। पहला है कॉग्निटिव लोड, या कह लें दिमागी बोझ। अच्छा, दिमागी बोझ। हाँ, जब हम सच बोलते हैं ना, तो हमें कुछ याद करने या गढ़ने की जरूरत नहीं होती। सच बस हमारी यादों से निकलकर जुबान पर आ जाता है। हाँ, उसमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। राइट। लेकिन झूठ बोलना दिमाग के लिए एक बहुत भारी काम है। दिमाग को पहले एक कहानी बनानी पड़ती है, फिर ये याद रखना पड़ता है कि वो कहानी तार्किक लगे। और ये भी देखना पड़ता होगा कि सामने वाला मान रहा है या नहीं। एग्जैक्टली उसे मॉनिटर करना पड़ता है कि सामने वाला इंसान उस झूठ पर विश्वास कर रहा है या नहीं। इस पूरी प्रक्रिया में दिमाग इतना ओवरलोड हो जाता है कि वो शरीर की हरकतों को कंट्रोल करना भूल जाता है। अरे वाह! तो मतलब झूठ बोलने में इतनी ज्यादा दिमागी ऊर्जा खर्च होती है कि शरीर का जो ऑटो पायलट मोड है वो गड़बड़ा जाता है। बिल्कुल सही समझो आपने। और दूसरा कारण क्या है? आपने 2 कारण बताए थे। हाँ, दूसरा कारण है हमारा लिम्बिक सिस्टम। ये हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो सर्वाइवल मतलब अस्तित्व बचाने और भावनाओं के लिए जिम्मेदार है। ओके। और मजे की बात यह है कि ये हमारे चेतन या कॉन्शियस दिमाग के कंट्रोल में नहीं होता। जब कोई इंसान झूठ बोलता है और उसे पकड़े जाने का डर होता है, तो उसका लिम्बिक सिस्टम तुरंत फाइट और फ्लाइट मोड में आ जाता है। मतलब लड़ो या भागो वाली स्थिति? बिल्कुल। शरीर में तुरंत एड्रेनालिन रिलीज होता है। अब इस तनाव को कम करने के लिए शरीर अनजाने में कुछ पैसिफाइंग बिहेवियर करने लगता है, यानी खुद को शांत करने वाली हरकतें। खुद को शांत करने वाली हरकतें? जैसे क्या? आवाज में कंपन या हाथों की बेचैनी? हाँ, बिल्कुल। स्रोत में कुछ बहुत ही विशिष्ट सिग्नल्स बताए गए हैं, जैसे जब लिम्बिक सिस्टम तनाव में होता है तो व्यक्ति अनजाने में अपनी गर्दन सहलाने लगता है। गर्दन? ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी गर्दन में वेगस नाव होती है और उसे सहलाने से हार्ट रेट धीमी होती है। यह शरीर का खुद को शांत करने का एक एकदम प्राकृतिक तरीका है। अरे, ये तो मुझे पता ही नहीं था। और इसके अलावा हाथों को मलना, उंगलियों का बेचैन होना या बार बार चेहरे को छूना, ये सब उसी कॉग्निटिव ओवरलोड के नतीजे हैं। ऊर्जा बाहर निकलने का रास्ता खोज रही होती है। ये तो शरीर का अपना एक इनबिल्ड लाई डिटेक्टर हो गया है ना? बिल्कुल। मैंने एक और चीज बहुत नोटिस की है। जब लोग असहज होते हैं तो वे आंखें नहीं मिला पाते, उनकी पुतलियां इधर उधर भागने लगती हैं। क्या ये भी इसी लिम्बिक सिस्टम का ही रिएक्शन है? हाँ, ये सीधे तौर पर एक कॉग्निटिव एस्केप है। कॉग्निटिव एस्केप करने की कोशिश। जब कोई व्यक्ति आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलने की कोशिश करता है, तो उसे अंदर ही अंदर डर लगता है कि कहीं उसकी आंखों से उसका झूठ पढ़ न लिया जाए। अच्छा, तो वो बचने की कोशिश कर रहा होता है। राइट। इसलिए वो अनजाने में अपनी नजरें चुराने लगता है। वो असल में उस तनावपूर्ण स्थिति से भाग रहा है। और इसके साथ ही एक और संकेत आता है, ब्लॉकिंग बिहेवियर, जैसे कि प्रोटेक्टिव आर्म्स क्रॉस करना। अपनी सीने के आगे दोनों हाथ बांधकर बैठना। हाँ, जब कोई व्यक्ति बातचीत के दौरान अचानक अपने हाथ सीने पर बांध लेता है, तो वो असल में अपने और आपके बीच एक रक्षात्मक दीवार खड़ी कर रहा होता है। एक तरह की शील्ड? एग्जैक्टली। वो उस बातचीत से खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा धोखा जो लोग खाते हैं, वो है एक मुस्कान के जरिए। ओह, मुस्कान! मुझे लगता है कि ये दुनिया का सबसे बेहतरीन नकाब है। बिल्कुल। मतलब अक्सर लोग अपना गुस्सा, अपनी नफरत या अपना झूठ एक बहुत ही प्यारी और विनम्र मुस्कान के पीछे बड़ी आसानी से छुपा लेते हैं। तो एक असली मुस्कान और एक फेक स्माइल के बीच फर्क कैसे किया जाए? इसका भी एक वैज्ञानिक तरीका है। सच में? हाँ, और ये इस स्रोत का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। एक असली मुस्कान को विज्ञान की भाषा में डचेन स्माइल कहते हैं। डचेन स्माइल? राइट। जब हम सच में खुश होते हैं तो हमारा लिम्बिक सिस्टम एक खास मांसपेशी को ट्रिगर करता है, जिसे ऑर्बिकुलारिस ऑक्यूलाई कहते हैं। नाम तो बड़ा मुश्किल है। ये होती कहाँ है? ये मांसपेशी हमारी आंखों के चारों ओर होती है। जब ये सिकुड़ती है तो आंखों के किनारों पर सिलवटें पड़ जाती हैं, जिसे अंग्रेजी में क्रो फीट कहते हैं। अच्छा, वो जो हंसते वक्त आंखों के पास झुर्रियां सी आ जाती हैं। बिल्कुल वही।
और सबसे बड़ी बात यह है कि हम इस मांसपेशी को अपनी मर्जी से या जानबूझकर नहीं सिकुड़ सकते। मतलब कोई चाह कर भी अपनी आंखों को उस असली मुस्कान वाले तरीके से नहीं सिकोड़ सकता। लगभग 90% लोग ऐसा नहीं कर सकते। अरे वाह! इसलिए जब कोई इंसान फेक स्माइल देता है तो उसकी मुस्कान सिर्फ होंठों तक सीमित रहती है। उसका चेहरा नीचे से मुस्कुरा रहा होता है, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल ठंडी और भावहीन होती हैं। ये तो डरावना भी है थोड़ा। हाँ, जब भी कोई सिर्फ होंठों से मुस्कुराए और उसकी आंखों में कोई चमक या सिकुड़न न हो, तो समझ लेना चाहिए कि वो मुस्कान एक दिखावा है। उसके पीछे कोई और ही खेल चल रहा है। ये तो बहुत ही स्पष्ट तरीका है, लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़ी उलझन हो रही है। बताइए। और मुझे लगता है कि ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि कोई इंसान स्वभाव से ही बहुत शर्मीला है या एंजाइटी का शिकार है। हो सकता है कि वो बिल्कुल सच बोल रहा हो, लेकिन अपनी नर्वसनेस की वजह से वो आंखें नहीं मिला पा रहा हो या उसके हाथ बेचैन हो। क्या ऐसा नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता। तो अगर हम हर नजरें चुराने वाले या हाथ बांधने वाले को झूठा मान लेंगे तो ये तो बहुत बड़ी भूल होगी ना। हम तो बेचारे निर्दोष लोगों को ही कटघरे में खड़ा कर देंगे। ये एक बेहद महत्वपूर्ण चुनौती है और यहीं पर एक आम इंसान और एक प्रशिक्षित ऑब्जर्वर के बीच की लकीर खिंचती है। अच्छा। हम किसी एक शारीरिक संकेत को देखकर उसे झूठ का ठप्पा नहीं लगा सकते। इस कला का सबसे पहला और शायद सबसे अहम नियम है बेसलाइन बिहेवियर को समझना। बेसलाइन बिहेवियर, इसे अगर हम किसी एनालॉजी से समझें। हाँ, बिल्कुल। मुझे ये किसी डिजिटल वजन तौलने वाले तराजू की तरह लगता है। डिजिटल स्केल? वो कैसे? मतलब जब हम उस तराजू पर कोई खाली बर्तन रखते हैं तो हम सबसे पहले टेयर बटन दबाकर उसे 0 पे सेट करते हैं ना। हाँ, 0 करते हैं। अगर हम उस बर्तन का वजन माइनस किए बिना ही उसमें सामान तोलेंगे तो वजन हमेशा गलत ही आएगा। क्या बेसलाइनिंग भी वही है, सामने वाले के सामान्य बर्ताव को 0 पे सेट करना? क्या बात है, ये तुलना बिल्कुल सटीक है। शुक्रिया। कुछ लोग हमेशा ही हाथ बांधकर बैठना पसंद करते हैं। एग्जैक्टली क्योंकि उन्हें उसमें शारीरिक रूप से आराम मिलता है, ना कि इसलिए कि वे डिफेंसिव हैं। कुछ लोग स्वभाव से ही बात करते समय अपनी आंखें थोड़ा नीचे रखते हैं। हाँ, शर्मीले लोग। तो सबसे पहले हमें सामने वाले को एक बहुत ही सामान्य तनाव रहित बातचीत में ऑब्जर्व करना होता है, मौसम के बारे में बात करके या किसी आम विषय पर चर्चा करके। मतलब पहले हमें ये देखना है कि वो इंसान बिना किसी दिमागी बोझ के कैसे व्यवहार करता है, वो 0 की स्थिति क्या है। सही कहा। और एक बार जब हम उस बेसलाइन को समझ लेते हैं, तब हमें उस व्यवहार में आ रही दरारों को ढूंढना होता है, मतलब डेविएशंस। अच्छा, बदलाव को पकड़ना है। हाँ, जैसे तराजू पर असली वजन तब दिखता है जब उसमें कुछ अतिरिक्त डाला जाए। अगर एक इंसान जो पिछले 10 मिनट से आपकी आंखों में देखकर बहुत आराम से बात कर रहा था और अचानक किसी एक खास सवाल पर, जैसे कल शाम की फाइल किसने देखी, वो अचानक नजरें चुराने लगें, अपनी गर्दन सहलाने लगें या उसके हाथ बेचैन हो जाएं, तब वो एक रेड फ्लैग है। समझ गई। हमें उस अचानक आई स्पाइक को पकड़ना है, न कि सिर्फ एक अकेले संकेत को। बिल्कुल। ये बहुत ही गहरी बात है। हमें सिर्फ एक्शन को नहीं, बल्कि बेसलाइन से भटके हुए एक्शन को नोटिस करना है। क्या शारीरिक संकेतों के अलावा बातों में या भाषा में भी कोई ऐसे सुराग होते हैं जो इस बेसलाइन से अलग होने पर दिखाई देते हैं? मतलब आप वर्बल क्यूज की बात कर रही हैं? हाँ, क्योंकि हमने माना कि 93% नॉन वर्बल है, लेकिन उस 7% शब्दों में भी तो कुछ सुराग छूटते होंगे ना? हाँ, बिल्कुल। इस स्रोत में शब्दों के चुनाव पर भी एक बहुत ही अहम सुराग का जिक्र है। वो क्या है? जब इंसान सच बोलता है तो सच्चाई की अपनी एक सादगी होती है। सच हमेशा साधारण और सीधा होता है। उसे सजाने की जरूरत नहीं पड़ती। राइट। उसे बहुत सारी गैर जरूरी बातों से ढकने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब कोई इंसान झूठ बोल रहा होता है या कोई कहानी गढ़ रहा होता है, तो वो अक्सर ओवर एक्सप्लेनेशन का शिकार हो जाता है। ओवर एक्सप्लेनेशन? मतलब वो सीधे सवाल के जवाब में दुनिया भर की फालतू डिटेल्स देने लगता है। एग्जैक्टली। जब इंसान झूठ बोलता है तो उसके दिमाग में एक असुरक्षा होती है कि शायद सामने वाला मुझ पर विश्वास नहीं कर रहा है। हाँ, उसे लगता है कि वो पकड़ा जाएगा। तो इस असुरक्षा को ढकने के लिए वो अपनी कहानी में अनगिनत गैर जरूरी डिटेल्स भर देता है। वो सोचता है कि जितनी ज्यादा बारीकियां वो बताएगा, उसकी कहानी उतनी ही असली लगेगी। लेकिन असल में यही जरूरत से ज्यादा बोलना और बात को घुमाना उसे पकड़वा देता है। बिल्कुल सही। तो अब जब हमने ये सारी तकनीकें समझ ली हैं, लिम्बिक सिस्टम का रिस्पॉन्स, डच इन स्माइल, बेसलाइन बिहेवियर और ये ओवर एक्सप्लेनेशन, तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। रोजमर्रा की जिंदगी में इन सब चीजों का क्या काम? मेरा मतलब है, ये सब सुनने में
किसी हाई स्टेक्स FBI इंटेरोगेशन रूम का हिस्सा लगता है। क्या हमारी रोजमर्रा की जिंदगी सच में इतनी खतरनाक है कि हमें ऑफिस, घर या दोस्तों के बीच भी इन टैक्टिक्स की जरूरत पड़े? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। मतलब स्रोत ने डार्क साइकोलॉजी का भी जिक्र किया है। क्या हर वक्त लोगों का विश्लेषण करना हमें बहुत शक्की या पैरानॉइड नहीं बना देगा? ये डर बहुत स्वाभाविक है। अगर हम हर इंसान को शक की नजर से देखने लगेंगे तो जीवन सच में बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, रिश्ते तो खराब ही हो जाएंगे। राइट। लेकिन स्रोत का उद्देश्य हमें पैरानॉइड बनाना नहीं है। बात यह है कि आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां डार्क साइकोलॉजी और मैनिपुलेशन का बहुत इस्तेमाल होता है। वो तो है। चाहे वो एक टॉक्सिक बॉस हो जो आपको नीचा दिखाना चाहता हो, कोई कार सेल्समैन हो जो आपको खराब डील बेचना चाहता हो, या फिर सैलरी नेगोशिएशन का कोई बड़ा मौका हो। जहाँ लोग अपना फायदा देख रहे होते हैं। बिल्कुल। इस दुनिया में अगर हम लोगों को पढ़ना नहीं जानते, अगर हम उनके मुखौटों के पीछे छिपे असली इरादों को नहीं समझ सकते, तो हम बहुत आसानी से दूसरों के हाथों की कठपुतली बन सकते हैं। ये बात तो सच है कि अक्सर हम उन स्थितियों में फंस जाते हैं जहाँ सामने वाला व्यक्ति पूरी तरह से अपना फायदा देख रहा होता है और हम उसकी मीठे शब्दों के जाल में आ जाते हैं। और इसी जाल से बचने के लिए ये ऑब्जर्वेशन स्किल एक ढाल का काम करती है। इसका मकसद किसी को जज करना नहीं है, बल्कि खुद को प्रोटेक्ट करना है। अपनी रक्षा करना। एग्जैक्टली। जब हम फेक लोगों के मास्क उतारना सीख जाते हैं, जब हमें ये डिकोड करना आ जाता है कि किसी की उस मीठी मुस्कान के पीछे उसका लिम्बिक सिस्टम क्या सोच रहा है, तो हमारे फैसले बेहतर होते हैं। हम धोखा खाने से बच जाते हैं। हाँ, मनोविज्ञान में से इमोशनली अनशेकेबल बनना कहते हैं। इमोशनली अनशेकेबल। राइट। एक ऐसी मानसिक स्थिति जहां कोई भी हमें आसानी से बेवकूफ बनाकर हमारा फायदा नहीं उठा सकता। इमोशनली अनशेकेबल बनना, ये सच में एक बहुत ही ताकतवर स्थिति है। लेकिन इसे अपनी जिंदगी में उतारा कैसे जाए? ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं जिसे सिर्फ एक डीप डाइव सुनकर या एक किताब पढ़कर रातों रात सीखा जा सके हाँ, बिल्कुल नहीं। और हम अगले दिन से FBI एजेंट बन जाए। ऐसा तो होगा नहीं। नहीं, ये एक बहुत ही व्यवहारिक बात है। लोगों को पढ़ना एक स्किल है, एक कौशल है, और किसी भी अन्य कौशल की तरह इसे सीखने और निखारने के लिए लगातार अभ्यास की जरूरत होती है। तो इसकी शुरुआत कैसे करें? स्रोत सुझाव देता है कि इसकी शुरुआत बहुत ही सुरक्षित माहौल में, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से की जा सकती है। जैसे कि हम बस या मेट्रो में बैठे हैं तो अपने फोन की स्क्रीन में आंखें गड़ाने के बजाय आसपास के मुसाफिरों को ऑब्जर्व करें, उनके बेसलाइन को समझने की कोशिश करें। बात है, बिल्कुल। मेट्रो में बैठे अनजान लोगों की बॉडी लैंग्वेज देखना एक बेहतरीन प्रैक्टिस है। हाँ, वहां तो कोई हमें जानता भी नहीं है। राइट। ये ऑब्जर्व करना कि कौन कैसे बैठा है, किसका पैर बेचैन है, कौन किस तरह से मुस्कुरा रहा है, या फिर ऑफिस में मीटिंग के दौरान अपने कलीग्स के व्यवहार के पैटर्न्स को डिकोड करना। ये तो बहुत ही दिलचस्प एक्सरसाइज है ना? जब हम लगातार ये अभ्यास करते हैं तो हमारा अपना दिमाग बिना किसी अतिरिक्त कोशिश के उन छोटी छोटी डिटेल्स को पकड़ने का अभ्यस्त हो जाता है। वो एक आदत बन जाती है। एग्जैक्टली। और फिर जिस दिन कोई सच में कोई बड़ा खेल खेलने की कोशिश करेगा या कोई हाई स्टेक्स नेगोशिएशन होगा, तो ये प्रशिक्षित ऑब्जर्वेशन स्किल हमारे अंदर एक अलार्म की तरह बज उठेगी। ये तो एक तरह की साइलेंट सुपर पावर विकसित करने जैसा है। एक ऐसी ताकत जो हमें दूसरों पर हावी होने के लिए नहीं, बल्कि अपनी रक्षा के लिए चाहिए। हाँ, और इस पूरी चर्चा का जो सबसे गहरा संदेश है वो यही है, सबसे बड़ी ताकत केवल जानकारी होना नहीं है। तो फिर क्या है? वो जागरूकता है, वो अवेयरनेस जो उस जानकारी को लागू करने से आती है। दुनिया में ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन अवेयरनेस ही वो ढाल है जो हमें धोखे और विश्वासघात से बचाती है। बहुत खूब कहा आपने। जब हम दुनिया को इस नई अवेयरनेस के साथ देखते हैं तो हम शब्दों के भ्रम को चीरकर चीजों को उनके असली रूप में देखना शुरू करते हैं, न कि उस रूप में जो लोग हमें दिखाना चाहते हैं। तो अगर हम आज के इस पूरे गहन विश्लेषण के मुख्य बिंदुओं को एक साथ जोड़ें, तो हमने देखा कि कैसे हम शब्दों की उस 7% की सीमित दुनिया के भ्रम में फंसे हुए हैं। बिल्कुल। जबकि असली सच्चाई उस 93% बॉडी लैंग्वेज में, कॉग्निटिव लोड से पैदा हुई बेचैनी में, डचन स्माइल की कमी में और उस बेसलाइन बिहेवियर के अचानक बदलने में छिपी है। एग्जैक्टली। और सबसे जरूरी बात, ये सब सीखना इसलिए आवश्यक नहीं है कि हम हर किसी पर शक करने लगें, बल्कि इसलिए है ताकि हम दूसरों की बनाई कहानियों और उनके बिछाए मैनिपुलेशन के जालों में एक कठपुतली बनने से खुद को रोक सकें। हाँ,
जब हम इंसान के उस दूसरे चेहरे को देखने लगते हैं जिसे वो समाज से छुपाता है, तो दुनिया और रिश्तों को देखने का पूरा नजरिया ही बदल जाता है। हम अधिक सतर्क, अधिक स्पष्ट और मानसिक रूप से अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं। ये सच में हमारे सोचने के तरीके को पूरी तरह चुनौती देने वाला अनुभव है। तो आज हमने ये तो विस्तार से सीख लिया कि कैसे दूसरों के शरीर की भाषा उनके उन गहरे और छिपे हुए सच को उजागर कर देती है जो वे शायद कभी अपने शब्दों से ना कहें। लेकिन इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले जरा इस तस्वीर को पलट कर देखें। जब हम खुद किसी महफिल में बैठे होते हैं, किसी मीटिंग में होते हैं और खुद को बहुत शांत, पूरी तरह से नियंत्रित और एक रहस्यमयी इंसान समझ रहे होते हैं, तब हमारा अपना लिम्बिक सिस्टम क्या कर रहा होता है? हमारी अपनी भागती पुतलियां, हमारे हाथों की वो हल्की सी बेचैनी और हमारी अपनी वो सजी हुई फेक मुस्कान बिना एक भी शब्द बोले दुनिया के सामने हमारे कौन-कौन से गहरे राज खोल रही होगी। शायद जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ दूसरों के मुखौटों को पढ़ना नहीं है, बल्कि इस बात के प्रति पूरी तरह से जागरूक होना है कि हम खुद अपनी चुप्पी में भी दुनिया को अपने बारे में क्या-क्या बता रहे हैं।